क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर सी है कि ब्याज दरों में विविधता। इसमें से हमारी म्यूचुअल फंड की कौन सी खास बात नहीं है? ये तीनों की तीनों खास बात होती हैं, बट ब्याज दर अलग अलग हो, उनके अंदर डिफरेंस हो, ऐसा नहीं होता है, तो लगभग सेम रहता है। तो ये हमारा सी आंसर है। यस। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें से हमको एक गलत स्टेटमेंट को देखना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसके अंदर हमारा ये डी आंसर, सॉरी बी आंसर रहेगा। GDR इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द यूएस बैंक। ये रियलिटी में यूएस बैंक इशू नहीं करता है, क्योंकि यूएस बैंक तो क्या इशू करता है? एडीआर। तो अगर आपने जीडीआर, एडीआर और आईडीआर का टॉपिक देखा हो तो उसमें आप बिल्कुल क्लियर स्टडी कर पाएंगे कि यूएस बैंक तो सिर्फ एडीआर इशू करता है। और ठीक है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या लिखा हुआ था कि जीडीआर हमारा यूएस बैंक इशू करता है, तो ये हमारी एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जीडीआर को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रूप में भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, और ये कौन जारी करता है? बैंक। बैंक जारी करता है, एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है जो जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? फॉरेन कंपनीज के हम शेयर खरीदते हैं और अपने खातों में इसको जमा करते हैं। तो जीडीआर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बट ध्यान रखनी है बात ये यूएस बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि यूएस बैंक सिर्फ क्या इशू करता है? एडीआर इशू करता है। ठीक है, तो जीडीआर फिर इशू कौन करता है? जीडीआर जेपी मॉर्गन चेस, सिटी ग्रुप, ड्यूज बैंक और इंटरनेशनल बैंक जो भी है हमारे, ये इनके द्वारा इशू किए जाते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा बी स्टेटमेंट है, ये डेफिनेटली हमारा एक गलत स्टेटमेंट है। आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसमें से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द्वारा प्रदान की गई कौन सी सेवा नहीं है? लीजिंग सर्विसिंग, या इंप्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, या म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस सर्विसेज बैंक। यहाँ से हमने चेक करा लिया है, यहाँ से कोई टेक्निकल इशू नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं अभी भी, जिसमें से अभी तक सिर्फ एक या दो बच्चों ने बोला है टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है जिनको। तो मैं उनको यही कहूँगा कि एक बार अपना मोबाइल को ऑफ करके दोबारा ऑन कर लें, डेटा को दोबारा चेक कर लें, क्योंकि अगर आप में से एक बच्चे को भी कंटिन्यू आवाज़ आ रही है, वीडियो दिखाई दे रही है, तो मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी लोग अपना नेटवर्क एक बार चेक कर सकते हैं प्लीज़। हमको ध्यान रखना है कि इसमें से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का कौन सी सर्विसेज नहीं देता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनके जो काम होते हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं। तो इसके अंदर से जो हमारा ये तीनों के तीनों काम रहते हैं, ये भी उसका काम है, ये भी है, ये भी है, बट ये हमारा काम नहीं है कि हम मॉडर्नाइजेशन को एक्टिवेट करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के काफ़ी सारे काम होते हैं, बट ये मॉडर्नाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना ये इसका काम नहीं है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर बी रहेगा, है ना। जो बिजनेस के फाइनेंस का काम भी देती है, मैनेजमेंट की सर्विसेज भी देती है, लीजिंग सर्विसेज भी देती है, वेंचर कैपिटल सर्विसेज भी देती है, बट ये मॉडर्नाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना इसका काम नहीं होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कुछ काम होते हैं। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स। इलेक्ट्रॉनिक पर्स से संबंध में इसमें से देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। ठीक है, तो हमको एक करेक्ट कोड बताना है। तो बिल्कुल बिल्कुल हिंदी दिया हुआ है इसमें। रिटाइनल पैटर्न वेरिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं दृष्टि पटलीय विरचना सत्यापन। फिर सेकंड है विजुअल रिकॉग्नाइजेशन। फिर थर्ड है हमारा नो रिस्क ऑफ बेड पेमेंट। फिर मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट विद द नो कैश फ्लोट टू मैनेज एंड नो रिस्क ऑफ थेफ्ट।
तो इसमें से हमको बताना है कि इसमें से हमारी कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉनिक पर्स से रिलेटेड, और उसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन भी चूज करने हैं। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन हमारे गलत है, ए बी सी डी चारों भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और हमारा ऑप्शन एक भी अकेला गलत हो सकता है। ठीक है, वैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक पर्स रिलेटेड में तो आपको पता है ना, नो रिस्क ऑफ बैड पेमेंट है ना, नो रिस्क ऑफ बैड पेमेंट ये तो होती नहीं है, ये तो सही है, ओके रहता है। फिर नो फ्रॉड टू कैश, नो रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी होने की संभावना भी नहीं होती है, जोखिम भी नहीं, रिस्क भी नहीं होता है। तो डेफिनेटली हमारे जो ऑप्शन ए और बी हैं ये हमारे गलत हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये पड़ेगा सी, क्योंकि सी के अंदर इन्होंने बोला हुआ है ए और बी ओनली। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लेना इसको एक बारी। यस एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following statement is true about the under the Basel I Accord BCBS fixed the minimum requirement of the capital fund for the banks at? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेसल वन समझौते के अंतर्गत बीसीबीएस ने बैंक की पूंजी नियम की जो न्यूनतम आवश्यकता है कितनी फिक्स की है? 8% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट, या 9% ऑफ द टोटल रिस्क ऑफ द वेटेड एसेट्स, या 10% ऑफ द टोटल रिस्क द वेटेड एसेट, या 1000 करोड़? यस 8। यस 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 8। ये एक इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली बैंकों को अपनी जोखिम से रिलेटेड जो रिस्क वेटेड है ना, रिस्क बेस्ड एसेट्स के बेस पर कम से कम हमारी कैपिटल का 1%, 8 कितना 8% हमें मिनिमम अमाउंट बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, 8% है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ ए बिजनेस फर्म फ्रॉम द फ्लोइंग: कलेक्शन पॉलिसी, फैक्टरिंग, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट एनालिसिस, या टर्म्स ऑफ सेल। तो हमको क्या बताना है कि इसमें से व्यवसायिक प्रतिष्ठान की साख नीति से संगठनों की पहचान कीजिए। कलेक्शन पॉलिसी, फैक्टरिंग, साख निर्धारण, क्रेडिट रेटिंग करना, या क्रेडिट एनालिसिस, या टर्म्स ऑफ सेल। इसमें से हमको बताना है कि कौन कौन से आंसर हमारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। ओके यस, बिजनेस फर्म की क्रेडिट पॉलिसी। यस, कलेक्शन भी होता है डेफिनेटली, इसमें हमारा कलेक्शन का काम भी होता है, और इसमें हमारा क्रेडिट एनालिसिस भी होता है, और हम यस और हम इसके अंदर ट्रेडिट टर्म्स ऑफ सेल भी रखते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा? ए, डी और ई। ठीक है, ये हमारे काम रहते हैं, ध्यान रखना, ए, डी और ई। ठीक है, कलेक्शन पॉलिसीज हम फिक्स करते हैं, बट हमारा क्रेडिट रेटिंग देने का काम तो नहीं होता, फैक्टरिंग का भी हमारा काम नहीं होता। तो ये 3 ऑप्शन हमारे हक में रहेंगे। क्रेडिट पॉलिसी का काम हमारा होता है क्रेडिट एनालिसिस या टर्म्स ऑफ सेल। तो ये हमारी फर्म की एक क्रेडिट पॉलिसी होती है, क्रेडिट पॉलिसी के अंदर ये सारी बातें आ सकती हैं, बट फैक्टरिंग का काम तो हमारे लिए कोई और करता है, तो ये तो नहीं आ सकता है। क्रेडिट रेटिंग का काम तो हम फर्मों को देते हैं, क्रेडिट रेटिंग देनी होती है, ये भी काम हमारा नहीं होता है। तो ये 3 ऑप्शन रहेंगे ए, डी, ई। तो ए, डी, ई जहां पे है वहां पे आंसर को टिक कर देना, यस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। Which one of the following statement is the false regarding the transaction of the internet banking? इसमें से हमको एक false statement देखनी है इंटरनेट बैंकिंग की ट्रांजैक्शन को लेकर।
बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट इज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, या ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द वन अकाउंट टू द अनदर अकाउंट, या विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इन द इंडिया। इसमें से हमको इंटरनेट बैंकिंग की ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग में एक गलत स्टेटमेंट को हमें देखना है। ये क्वेश्चन तो इजी होगा, ये तो बता सकते हो। आपको पता है ना, इंटरनेट बैंकिंग के अंदर हम काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ ले लेते हैं। बैलेंस इंक्वायरी करनी है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की हमको स्टेटमेंट भी मिल जाती है, फंड्स भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, अकाउंट भी हमारे आजकल ओपन होने लगे हैं, है ना। तो ये बिल की पेमेंट भी करने लगे हैं, बट कैश को विड्रॉ कैसे कर पाओगे? तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो हमको एक फॉल्स स्टेटमेंट देखना था, ठीक है। तो कैश विड्रॉल की फैसिलिटी हमको इंटरनेट बैंकिंग में नहीं होती है। आगे देखते हैं। इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार टोपोलॉजी इन्वॉल्व। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हमारा क्या इन्वॉल्व रहता है? हमारा एक टोपोलॉजीज का टॉपिक आया था, तो वहां पर ही हमको स्टडी करने को मिला था टोपोलॉजीज क्या होती हैं। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये एक नोड होती है जिसको हम हब बोलते हैं मान लो, और इसके साथ हमारे सारे के सारे नोड्स कनेक्ट रहती हैं। ये होती है स्टार टोपोलॉजी, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर हमको क्या खास बात रखनी है? डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन द क्लोज लूप। क्लोज लूप तो नहीं होता है। डिवाइसेस इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू ए सिंगल लूप। सिंगल कंटिन्यूस केबल पे तो नहीं होता है, ऐसे ऐसे तो नहीं लगी होती हैं, ये तो बस टोपोलॉजी होती है। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है? ईच नोड इज जॉइंट टू द सेंट्रल नोड बाय ए सेपरेट मीडियम। हर नोड जो ज्वाइंट होती है सेंट्रल नोड से कनेक्ट होती है। ये सेंट्रल नोड, तो हर नोड यहाँ से कनेक्ट है, और हर नोड की अलग अलग केबल भी है। तो ये स्टार टोपोलॉजी की यही खास बात है। तो ऑप्शन हमारा रहेगा सी। तो टोपोलॉजीज का भी हमने टॉपिक स्टडी किया था, तो वहां पे देख लेना, अलग अलग टोपोलॉजीज थी, तो वहां पे आपको इसका करेक्ट आंसर समझ में आ जाएगा, जो मैं पहले भी आंसर बता चुका हूँ, ठीक है। यस, सुनीता का एग्जैक्ट राइट, रोताश का भी ठीक। Companies strive to stockpile internally generate cash such a cash reserve is called। कंपनियां आंतरिक रूप से सृजित नकदी का अधिसंचन करने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार की नकद अधिराक्षण को हम क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल फ्लोट, फाइनेंशियल स्लैक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या रिजर्व फ्लोट? यस, डेफिनेटली हमारा फाइनेंशियल स्लैक होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वित्तीय शिथिलता। हम अंदर ही अंदर कुछ ना कैश को मतलब इकट्ठा या सृजित करने में लगे रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में ना काफ़ी सारी सिचुएशन से पास आउट होती है। तो ये ऐसे समय भी होता है, ऐसा टाइम भी होती है जब कंपनियां हाई लेवल पर के ऊपर क्या इनकम जनरेट करती हैं, और उसके अंदर हमारी रेवेन्यू है इंक्रीज भी होता है। और कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो मंदी के दौर से भी निकलती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में गुजरने के लिए कंपनी के पास ना अतिरिक्त एक एडिशनल पैसा होना चाहिए। तो एडिशनल पैसा जो होता है वो कंपनी संकट के टाइम पर यूज किया जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्लैक। तो ये जो संकट के टाइम पर जो हम पैसा यूज करते हैं उसको पहले से इकट्ठा करते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल स्लैक, ठीक है। आगे देखिए क्या है। एन इकोनॉमी ग्रोज एट 5%, 10% एंड द 7% ओवर द लास्ट 3 years। द एवरेज एनुअल इंक्रीज ओवर द पीरियड वुड बी। तुमको क्या करनी है इसमें? सिर्फ एवरेज तो निकालनी है। 7 5 12, 12 और 12 24, 24 को अगर हम एवरेज कर देंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर? यस, अगर एक इकोनॉमी ग्रो करती है 5%, 10%, 7% ओवर द लास्ट 3 years, द एवरेज एनुअल इंक्रीज ऑफ द पीरियड वुड बी कितना?
तो एवरेज एनुअल ग्रोथ निकालने के लिए अपने को पता है ना कि फॉर्मूला होता है एक, GRA प्लस GRAB, GRAC, GRAD और GRAN करते रहते हैं, तो उसको n से डिवाइड करते हैं, तो 8%। तो इसके अंदर हम लेके चलेंगे लगभग लेस देन 8% से भी कम की ग्रोथ, ठीक है, इतना हम एवरेज लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं 5, 12, 7, तो इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। आगे देखो, भीम ऐप कैन बी यूज्ड बाय एनीवन हु हैज, भीम ऐप का उपयोग कोई भी कर सकता है जिसके पास क्या है, ए वैलिड बैंक अकाउंट है, एक मोबाइल नंबर है, एक डेबिट कार्ड है, या ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है भीम ऐप आप कैसे यूज कर सकते हो? भीम ऐप यूज करने के लिए एक पर्सन के पास क्या क्या होना जरूरी है? भीम ऐप यूज करने के लिए एक पर्सन के पास क्या क्या होना जरूरी है? यस, भीम ऐप का नाम पता है ना, भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना, यूपीआई के लिए होता है, जो अपने मोबाइल बैंकिंग है, जो ट्रांजैक्शंस को इंक्रीज करने के लिए। और इसकी शुरुआत भी अपने को ध्यान रखनी है, शुरुआत कब हुई है इसकी? 30 दिसंबर 2016 को। यस, ये एनपीसीआई के द्वारा रेडी किया गया था, एक एप्लीकेशन है। तो इसको यूज़ करने के लिए अपने को एक वैलिड अकाउंट नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और अपने पास डेबिट कार्ड का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर रहेगा डी। तो इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। भीम ऐप शुरू हुई थी, ऐसा लगा लो 30 दिसंबर से 2016 से, और उसको जो रेडी किया गया था ये एनपीसीआई द्वारा रेडी किया गया था, और एक प्रकार की ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपके पास एक वैलिड अकाउंट नंबर होना जरूरी है, मोबाइल नंबर होना जरूरी है, और हमारे पास डेबिट कार्ड का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एसेट विच रिमेन एनपीए फॉर द लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ इज कॉल्ड एज, ठीक है। जो एसेट्स हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती हैं, जो 12 महीने इस कम टाइम पीरियड के लिए रह गई हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट्स, लॉस एसेट, डाउटफुल एसेट्स, या नन ऑफ द दीज? ये क्वेश्चन आप बताओ क्या कहेंगे इसको?